हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन मैक्स स्टडीज बाय सीएस मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ सप्लाई से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे मॉड्यूल के हिसाब से। आज हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके माध्यम से हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो गाइज, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें लॉ ऑफ सप्लाई के कंपैरिजन में, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई हमें सिर्फ एक डायरेक्शन बताता है कि अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है लॉ ऑफ सप्लाई, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। बट यहाँ पे दोनों के बीच में रेट ऑफ चेंज को नहीं दर्शाता है लॉ ऑफ सप्लाई। मतलब कितना परसेंट प्राइस में चेंज होने से कितना परसेंट का क्वांटिटी सप्लाई अफेक्ट हो रहा है, ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से पता चलता है, ना कि लॉ ऑफ सप्लाई से पता चलता है। सो बेसिक डिफरेंस क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ चेंज, वेयर एज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टेल्स अस अबाउट द डिग्री ऑफ चेंज। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या क्या रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ अ 20% इंक्रीज इन द प्राइस रिजल्ट्स इन 40% इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली रिलेटेड है न्यूमेरिकल से, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का परसेंटेज मेथड में क्या फॉर्मूला होता है। सो वी नो दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वेश्चन में दिया है कि 20% प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में 40% का चेंज आ रहा है। सो यहां पे जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी वो होगी 2। ठीक, आई होप यहां तक क्लियर है। पहला इजी क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न, when the supply curve passes through the origin and makes a 45-degree angle with the x-axis, the elasticity of supply is। देखिए, अब जब मैं सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से डिस्कस कर रहा हूं, जब मैं इसे मेन क्लास में आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो मैं बहुत डिटेल में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, उसके बेसिस पे हम टेबल बनाते हैं और उसके बेसिस पे हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के बेसिस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का मेन क्लास में, और इतना ज़्यादा डिटेल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम करते हैं अपने मेन क्लास में, जिससे कि बच्चे को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है किसी भी सब्जेक्ट में। जब हम एमसीक्यूज की बात करें तो थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो मैं यहाँ आपको रिलेटेड एमसीक्यूज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। जून 2026 में अगर कोई बच्चा सीए फाउंडेशन टारगेट कर रहा है तो उनके लिए मैं बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट लेकर आने वाला हूं, मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीक। सो स्टे ट्यून विद मी ऑन मैक्स स्टडीज। तब तक के लिए एमसीक्यू सीरीज एंजॉय करते रहिए, वो बच्चे जो जनवरी 2026 में सीए फाउंडेशन देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन में आपको दिया है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अगर सप्लाई कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है और सप्लाई कर्व 45 डिग्री लाइन बना रहा है, तो बताइए कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो सबसे पहले समझिएगा, जब भी कोई 45 डिग्री लाइन बनाता है, ओरिजिन से पास होता है, तो इसका मतलब यह है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल बराबर होता है। मतलब ये कि क्वांटिटी सप्लाइड जो कि हम एक्स एक्सिस में प्रेजेंट करते हैं और प्राइस जो कि हम वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों के बीच में बिल्कुल बराबर का चेंज आ रहा है। मतलब अगर 10% से प्राइस चेंज हो रहा है तो 10% से क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रहा है, 20% से प्राइस चेंज हो रहा है तो 20% से क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब सप्लाई कर्व 45 डिग्री एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से और ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में लगाऊं कॉन्सेप्ट, तो मान लेते हैं कि अगर प्राइस 20% से चेंज हो रहा है और क्वांटिटी सप्लाई भी 20% से चेंज हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा बेटा? 1 आएगा, और वही रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ। सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? यूनिटरी
इलास्टिक दैट इज इक्वल टू 1। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द सप्लाई कर्व इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इट रिप्रेजेंट्स, तो देखिए फिर से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये मान लेते हैं सो यहां पे ये है हमारा एक्स एक्सिस, इधर है आपका वाई एक्सिस, दोनों ये हमारा क्वांटिटी सप्लाई और यहां पे है हमारा प्राइस। अब ध्यान समझना, जब बात कर रहे हैं वर्टिकल तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्टिकल है तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये हमारा सप्लाई कर्व है। अगर मान लेते हैं कि यहां पे क्वांटिटी सप्लाइड है 200 यूनिट और वर्टिकल लाइन है सप्लाई कर्व का, तो यहां पे 10 रुपए पे भी 200 यूनिट क्वांटिटी सप्लाइड है, 20 रुपए पे भी 200 यूनिट क्वांटिटी सप्लाइड है और 30 रुपए भी क्वांटिटी सप्लाइड 200 ही है। मतलब यहां पे प्राइस में चेंज आने के बावजूद क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ दैट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज 0 और लेट से परसेंटेज चेंज इन प्राइस कोई भी अमाउंट ले लेते हैं, लेट से 10%, तो यहां पे आंसर क्या आएगा बेटा 0, बिकॉज एनी नंबर which divides zero divided by any number will always result in 0. So यहाँ पे correct answer will be what? Perfectly inelastic supply। क्या होगा बेटा? Perfectly inelastic supply। इसको conceptually भी डिस्कस कर लेते हैं कि जनरली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज अगर क्वांटिटी सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज लेकर आ जाता है तो वो हो जाता है हाईली इलास्टिक सप्लाई। मतलब ये दैट इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इट विल बी हाईली इलास्टिक सप्लाई ग्रेटर देन 1। इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन इट इज हाईली इनइलास्टिक एंड इट इज लेस देन 1। इफ percentage change in quantity supply is exactly equal to percentage change in price then it is unitary elastic equal to 1, and if there is no change in the quantity supplied even if the price changes then it is a perfectly inelastic, and if there is a percentage change in quantity supplied but no change in price then it is a perfectly elastic। ठीक है, तो वर्टिकल है, कॉन्सेप्ट भी मैंने डिस्कस कर दिया, न्यूमेरिकली भी मैंने बता दिया, करेक्ट आंसर विल बी परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। अगला प्रश्न बहुत सिंपल है, इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो क्या होगा आंसर? अभी अभी मैंने आपको बताया था लेस देन 1, एंड दैट लेस देन 1 इज ए हाईली इनइलास्टिक और वी ऑल्सो कॉल इट एज रिलेटिवली इनइलास्टिक। मतलब प्राइस में अगर 10% का चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई मात्र 5% से चेंज हो रहा है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। अगला प्रश्न है, इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई द सप्लाई कर्व विल बी। अब मैंने आपको बताया परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई मतलब क्या होगा कि यहां पर ध्यान से समझिएगा, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, सॉरी, जब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई की बात करते हैं तो यहां पे प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस कांस्टेंट है, उसके बावजूद क्वांटिटी सप्लाई बढ़ता जा रहा है, तो हम कहेंगे कि प्राइस में कोई चेंज न होने के बावजूद क्वांटिटी सप्लाई लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब क्वांटिटी मतलब जो इलास्टिसिटी है वो परफेक्टली इलास्टिक है। क्या है बेटा? परफेक्टली इलास्टिक। इसको एक और एग्जांपल के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे इफ देयर इज नो चेंज इन द प्राइस इट मींस परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इज 0, एंड इफ द quantity supplied changes by 20% then any number divided by 0 will result in infinity, and here infinity is represented by horizontal supply curve parallel to x axis। ठीक है,
इसका डिटेल अगर आपको जानना है तो आप मेरी मेन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत डिटेल में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करता हूँ, हर एक ग्राफ के पीछे लॉजिक, हर एक टेबल के पीछे कॉन्सेप्ट, हर एक टेबल और ग्राफ का कंक्लूजन प्रैक्टिकल लाइफ के सिनेरियो से रिलेट करके मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो हियर द करेक्ट आंसर इज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई? वेरी सिंपल, इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन इट इज यूनिटरी इलास्टिक। अगला है, इफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 व्हाट विल बी द शेप ऑफ सप्लाई कर्व? सो ध्यान से देखिएगा यहां पर। अब देखें, मान लेते हैं ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है। प्राइस है 100 रुपया, वहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई है 200 यूनिट। ठीक, प्राइस बढ़ के 300 रुपया हो जाता है, जबकि क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ के मात्र 300 ही रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालूं तो अगर मैं प्रोपोर्शनल मेथड इस्तेमाल करूं, डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू, तो हियर डेल क्यू कितना है बेटा? 100, डेल पी कितना है? 200, पी कितना है? 100, और क्यू कितना है? 200। यस और नो? डेल क्यू मतलब इन दोनों का डिफरेंस 100 है, डेल पी मतलब इन दोनों का डिफरेंस 200 है, P 100 है, Q 200 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/4 दैट इज इक्वल टू 0.25 दैट इज लेस देन 1। अब इस टेबल को अगर मैं ग्राफ में प्रेजेंट करूं तो ध्यान से समझिएगा किस तरीके से ये कर्व बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और मज़ेदार है। हम एक्स एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्वांटिटी सप्लाइड, और y एक्सिस में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? प्राइस। अब यहां पे प्राइस कितना है बेटा? 100 रुपया। प्राइस कितना है? 100 रुपया। उस समय क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? वहां पे क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? 200। ठीक, अब अगर हम बात करें कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, 100 से कितना बढ़ गया है बेटा? 300 हो गया है, जबकि क्वांटिटी सप्लाइड जो है उस प्राइस पे मात्र कितना है? 300। तो ये यहां पे आएगा। ठीक, यही बन रहा है, यस और नो? अब अगर मैं इन दोनों लाइंस को जोड़ दूं तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास सप्लाई कर्व आएगा। यस और नो? दोनों लाइन को जोड़ने से क्या आएगा? सप्लाई कर्व आएगा। अब आप देखिए कि सप्लाई कर्व कैसा आ रहा है। तो सप्लाई कर्व आ रहा है स्टीपर, फ्लैटर नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? स्टीपर आ रहा है, विच इज टचिंग द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ से हमको 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। सबसे पहला, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 है, ठीक है, तो यहां पे जो कर्व होगा, सप्लाई कर्व होगा, वो क्या होगा? स्टीपर होगा। और वो किसको टच कर रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। और अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस को भी क्या करेगा? टच करेगा। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि इफ इट इज एक्सटेंडेड देन इट विल टच नेगेटिव वाई एक्सिस। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है कि इफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 द शेप ऑफ द सप्लाई कर्व इज स्टीपर। सिंपल। अब देखिए कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यू का फायदा क्या है?
एक एमसीक्यू से हमने 4 प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है कि बताइए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर लेस देन 1 है तो सप्लाई कर्व किसको टच करेगा, क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस को टच करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस को टच करेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस को टच करेगा, या किसी को भी टच नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्या वो नेगेटिव वाई एक्सिस को टच करेगा, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, पॉजिटिव वाई एक्सिस को टच करेगा, या नेगेटिव एक्स एक्सिस को टच करेगा, या किसी को भी टच नहीं करेगा। करेक्ट आंसर विल बी नेगेटिव वाई एक्सिस। सो एक एमसीक्यू से 3-4 एमसीक्यूज कैसे बनते हैं, यही मकसद है हमारा कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यू सीरीज का। अगला है अ सप्लाई कर्व दैट इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। अब ये तो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है मतलब वो इन्फिनाइट होता है। इन्फिनाइट मतलब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होता है। करेक्ट आंसर विल बी ए। When the elasticity of supply is infinite, the supply curve will what? It will touch both axes, be a vertical line, be a horizontal line, pass through the origin. Correct answer will be horizontal and parallel to x axis. कैसे होता है ये हमने ऑलरेडी अभी देखा है। Yes or no? If a firm, question number 10 क्या है? If a firm cannot increase its production in the short run due to capacity constraint, the supply of the commodity is likely to be A, perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary elastic, relatively elastic. अगर फर्म अपने प्रोडक्शन को शॉर्ट रन में इंक्रीज नहीं कर सकता है कैपेसिटी कांस्टेंट होने की वजह से, मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो शॉर्ट रन में अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सके, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी? तो ऑब्वियस बात है, अगर वो सप्लाई नहीं बढ़ा पाएगा तो सप्लाई कांस्टेंट रहेगा। अगर क्वांटिटी सप्लाई कांस्टेंट रहेगा मतलब वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जीरो होगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जीरो होने का मतलब है कि वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया। यस और नो? करेक्ट आंसर विल बी परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इन 10 क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड क्या क्वेश्चन। अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा, इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन जब तीनों यूनिट चैप्टर नंबर 2 का कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमने चैप्टर नंबर 2 का यूनिट 1 कंप्लीट किया, डिमांड। चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 3 चल रहा है, सप्लाई। जब ये सप्लाई खत्म हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर। जब ये तीनों यूनिट खत्म हो जाएंगे चैप्टर 2 के, फिर हम एक मेगा एमसीक्यू सेशन लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, जिसमें हम थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के करेंगे। तो आप लोग जो भी बच्चे जनवरी 2026 टारगेट कर रहे हैं ना, उनके लिए ये प्रैक्टिस सेशन है बेटा। इसको जितना हो सके आप डेली बेसिस पे अटेंड कीजिए। पुरान आप जो लेक्चर देखे हैं या जिनसे भी आपने लेक्चर लिया है, उनके लेक्चर देखने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं। जो भी बच्चे मुझसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सीए फाउंडेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस लॉ में खुद पढ़ाऊंगा मई 2026 के अटेम्प्ट के लिए। उन बच्चों के लिए, मई जून 2026 के बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए क्या अनाउंसमेंट है ये मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। टिल देन फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब मैक्स स्टडीज़ बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल, और अपने फ्रेंड्स से इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक दिया है सीए फाउंडेशन के बच्चों, उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको PDF जो है वो प्रैक्टिस का मिल जाएगा। अभी तो जो PDF मैं करा रहा हूँ वही PDF मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होगा, इसके कंबाइंड लगभग 50 से 100 MCQs के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।